हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ ए गौतम इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था प्रोनाउन के बारे में, जिसके कि 3 प्रकार मैंने आपको बता दिए थे। समझता हूँ कि सभी के समझ में आ गया होगा। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं नंबर 4, जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बताएं कि जो सर्वनाम 2 प्रोनाउंस से मिलकर बने और परस्पर संबंध व्यक्त करे उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल द्वारा आपके समझ में आ जाएगा कि द 2 ब्रदर्स लव ईच अदर। तो यहाँ फ्रेंड्स, ये जो ईच अदर शब्द है यही है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके बाद दूसरा एक एग्जांपल और देखिए कि दीज 3 फ्रेंड्स हेल्प्ड वन एनदर। यहाँ देखिए वन एनदर दे रखा है, यहाँ ईच अदर दे रखा है। फ्रेंड्स, इसमें यही अंतर है कि यदि 2 लोगों के लिए कोई भी बात बताई जा रही है तो वहाँ ईच अदर का प्रयोग, और मोर देन 2 यानी कि चाहे वो 3 हों या फिर और कितने भी, तो वहाँ हम वन एनदर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में केवल ये 2 ही ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत होता है, ईच अदर और वन एनदर। इन 2 ही शब्दों को याद रखिए फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिए, यदि 2 है तो ईच अदर, यदि 3 हैं या उससे अधिक हैं तो वन एनदर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कि ईच अदर और वन एनदर ही 2 ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह होता है। ये मैंने यहाँ आपको याद रखने के लिए लिखकर भी दिखा दिया है। दूसरा पॉइंट एक और बनाया है कि ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों के लिए और वन एनदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। इसके बाद फ्रेंड्स नंबर 5 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब यानी संकेतवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग किसी भी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए होता है। जैसे कि दिस इज अ पेन। यदि मैं अपने ही पेन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज अ पेन। और यदि और अधिक ऑब्जेक्ट्स हैं और भी अपना अधिक वस्तुएं हैं तो हम बताएंगे कि दीज आर गुड पेन्स। तो शायद अब अंतर समझ में आ गया होगा इनका कि दिस का प्रयोग एक वचन के लिए और दीज का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद दैट इज अ बुक। यदि कोई भी सिंगुलर नंबर में वस्तु दूर है तो हम वहां पर दैट का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल नंबर में हैं वस्तुएं और दूर हैं तो वहां हम दोज का प्रयोग करेंगे। तो चौथा एग्जांपल है कि दोज आर गुड बुक्स, यानी दूर हैं परंतु बहुत सारी बुक्स हैं वो। तो फ्रेंड्स, एक के लिए और दूर के लिए दैट, और बहुवचन में हो और दूर हो तो दोज का प्रयोग करेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये बता दें कि केवल ये ही 4 शब्द हैं। जैसे रेसिप्रोकल में 2 थे, इसमें 4 हैं। तो फ्रेंड्स, इनको समझने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक बार सही से तुमने समझ लिया या इसको याद किया तो ये चीज़ें आसानी से मतलब समझ में आ जाती हैं। इम्पोर्टेंट बहुत है मगर। इसके सिवाय 6ठे नंबर पर आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव, इसके बारे में फ्रेंड्स आपने मतलब जब भी कभी ट्रांसलेशन पढ़ी हो तो उसमें सेंटेंस जब आते हैं प्रश्न पूछने के लिए या फिर इंटरोगेटिव होते हैं तो वहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है।
तो इस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कि व्हाट इज दिस, इसमें व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हु आर यू, हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर हाउस, विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु ब्रोक द विंडो, हु यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स ये WH टाइप जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके सिवाय भी, ये नहीं कि केवल यही जो मैंने लिख के दिए हैं वही केवल इंटरोगेटिव के अंतर्गत आते हों। जितने भी WH टाइप वर्ड्स होते हैं वो सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कि ये चीज डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है। इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। तो इसीलिए फ्रेंड्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है ये, और ये वो सर्वनाम है जिससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट ना हो, निश्चित ना हो। तो जैसे कि सम आर बॉर्न ग्रेट, यहां सम का प्रयोग किया गया, यानी कि कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं। फ्रेंड्स तो यहां पर जो सम है, कुछ, कोई निश्चित नहीं है गिनती, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। तो यहां जो सम का प्रयोग हुआ है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन की तरह हुआ है। मैनी ऑफ देम वर इंडियंस। मैनी ऑफ देम यानी उनमें से कई लोग या बहुत से भारतीय थे। तो यहां जो मैनी का प्रयोग किया गया है यही इनडेफिनेट है। कोई गिनती नहीं दे रखी कि इतने लोग इंडियन थे, मैनी ऑफ देम थे। ऑल वर ड्राउंड, सब के सब डूब गए, ऑल वर ड्राउंड। तो यहां जो ऑल दे रखा है यही इनडेफिनिट प्रोनाउन है। सब के सब डूब गए, सब, अब वो कितने थे कोई पता नहीं, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स ये 3 एग्जाम्पल मैंने रिटन में दिए हैं। इसके सिवाय जैसे कि अदर्स, एनी, समबडी, फ्यू, इसी प्रकार के कुछ शब्द जिनको कि आप यदि इसकी स्टडी सही से करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ये डेफिनेट वस्तु के बारे में, व्यक्तियों के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि इनडेफिनेट बता रहा है, अनिश्चित बता रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो भी इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स इसके सिवाय यानी कि नंबर 8 पर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि विभाग सूचक। तो ये विभाग सूचक सर्वनाम वह है जिसका प्रयोग कुछ वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, ये जो प्रत्येक शब्द आया है इसी से कुछ विद्वानों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का नाम प्रत्येक वाचक सर्वनाम भी रखा है। विभाग सूचक सर्वनाम तो है ही। तो फ्रेंड्स जैसे कि नाइदर ऑफ यू कैन गो, नाइदर यहां पर दे रखा है, तो यही नाइदर शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि नाइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी नहीं, नेगेटिव वर्ड है, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। दूसरा है कि आइदर ऑफ यू कैन कम, तुम में से कोई भी आ सकता है, कोई भी। तो ये आइदर शब्द यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ। तीसरा है कि ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज यानी कि लड़कों में से प्रत्येक को इनाम मिलेगा। तो यहां जो ईच दे रखा है यही वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसके बाद जैसे कि नन कैन डू इट, तुम में से कोई भी इसे नहीं कर सकता। तो ये जो नन शब्द दे रखा है यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने आपको अब एक तरह से नंबर 1 से लेकर और 8 तक के प्रोनाउंस के बारे में बताया। फ्रेंड्स इसके बाद में एक 9वां रिलेटिव प्रोनाउन और होता है।
रिलेटिव प्रोनाउन फ्रेंड्स इतना इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसमें सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन 2 चैप्टर हैं जिसमें फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इस प्रोनाउन को यूज़ करने में फ्रेंड्स अच्छे खासे लोगों से गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में ना समझाकर, मैं चाहता तो यहाँ नंबर 9 डालकर रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बस इतने से ही बीच में आपको समझा सकता था, परंतु फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल से यदि किसी भी व्यक्ति को डिटेल में नॉलेज नहीं मिली तो फ्रेंड्स बेकार है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने 9वां जो काइंड्स है इसका रिलेटिव प्रोनाउन का, उसकी वीडियो नहीं बनाई है। फ्रेंड्स उसको डिटेल में समझने के लिए आपको इसका पार्ट नंबर 3 भी देखना होगा रिलेटिव प्रोनाउन का। तो फ्रेंड्स ये प्रोनाउन के बारे में हमने बताया आपको। सभी के लिए मैनी थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।